बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मंडल आयोग के सिफारिशों के शिल्पकार के बतौर मंडल कमीशन के अध्यक्ष के बतौर जिस तरह से लोकप्रिय हुए, उसके पहले क्या क्या ऐसी चीजें थीं जिनकी वजह से एक व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो शुरुआत बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जीवन के कुछ बुनियादी बातों से। एक बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य है जहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, और यह प्रसिद्ध वाक्य मंडल कमीशन की सिफारिश और पूरे सामाजिक न्याय की वैचारिक बुनियाद है। वो वाक्य यह है, समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान लोगों को समान स्तर पर रखने का मतलब है असमानता को बनाए रखना। यह मंडल कमीशन की सिफारिश, मंडल कमीशन की चेतना, सामाजिक न्याय की समझ का बुनियादी सूत्र वाक्य है। एक कार्टून आपने देखा है क्या? शायद आप सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचा हो। एक दीवार है, वो दीवार कुछ यूं है और उस दीवार के पीछे स्टेडियम है जहां कुछ देखना है। इस दीवार के पीछे इस तरफ 3 लोग हैं, तीनों की ऊंचाइयां अलग अलग हैं। एक सबसे ज्यादा ऊंचा है, एक इससे कम ऊंचा है और एक सबसे छोटा है। तो एक एक बॉक्स है जिसके आधार पर इन तीनों को इतना ऊंचा किया जा सकता है कि वो दूसरी तरफ दीवार के देख सकें। तो समानता क्या कहती है कि वह व्यक्ति जो सबसे लंबा है, जो बिना किसी बॉक्स के भी उस दीवार के पार देख सकता है, उसे उस ऊंचाई की जरूरत नहीं है। तो आपने समानता क्या किया कि तीनों व्यक्तियों को एक एक बॉक्स दे दिया जिस पर खड़े होकर के वह दीवार के पार देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति सबसे ऊंचा था उसने तो और अच्छे से दीवार के पार देखने की सहूलियत पा ली। दूसरा व्यक्ति जो कम ऊंचा था उसने थोड़ी सी सहूलियत पाई, और जो सबसे छोटा व्यक्ति था, जो कद में छोटा था, उसको एक बॉक्स मिलने के बाद भी वह दीवार के पार देखने में सक्षम नहीं है। यह है समानता, इक्वलिटी अगेंस्ट इक्वल। यानी 3 लोगों को 3 चीजें बराबर की मात्रा में दे दी गई, तो यह न्याय है, जबकि मूलतः यह अन्याय है, क्योंकि असमान लोगों को आपने समान वितरण दे दिया। न्याय क्या होगा फिर? आप पहले देखेंगे कि किसका कद सबसे छोटा है, यानी उसे ऊंचाई की ज्यादा जरूरत है, तो 2 बॉक्स हमने सबसे छोटे वाले के नीचे रखे, जो मध्यम वाला है उसके नीचे 1 बॉक्स रखा, और जो जिसकी ऊंचाई पर्याप्त है, जो उस पार देख पाने में सक्षम है, उसे बॉक्स की जरूरत नहीं है। अनइक्वल के सामने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, यानी असमान लोगों के सामने असमान वितरण किया। एक को एक भी नहीं दिया, एक को जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे 2 बॉक्स दिए। तब जाकर के वह तीनों व्यक्ति एक अवसर तक पहुंचते हैं कि वो दीवार के पार देख पाए। यह है सामाजिक न्याय, यानी जिसको जिसकी जरूरत है उसको उसका मौका देना न्याय है। समान लोगों को समान मौका देना अन्याय है, और इस आधार पर सामाजिक न्याय की प्रक्रिया चलती। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सूत्र वाक्य में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने यह धारणा स्थापित की। 25 अगस्त 1918 को इनका जन्म बनारस में हुआ। फिर मधेपुरा के, बिहार के मधेपुरा जिले के मुरहो स्टेट के जमींदार होते हुए भी इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। वे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी के बिहार से निर्वाचित सदस्य रास बिहारी लाल मंडल के सबसे छोटे पुत्र थे। माना जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे रास बिहारी लाल मंडल।
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 1952 में मधेपुरा विधानसभा से चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बने और बहुत कम उम्र में मधेपुरा से विधानसभा के सदस्य भी चुन लिए गए। यानी इनको एक विरासत मिले थे, एक नए बनते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक नए भारत को देखने, समझने और उसे बनाने में। 1962 में वो दोबारा विधायक बनते हैं। 65 में मधेपुरा क्षेत्र के पामा गांव में दलितों पर सवर्णों एवं पुलिस द्वारा अत्याचार के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। पिछड़े वर्ग से आने वाला एक व्यक्ति दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर के अपनी वह पार्टी जिससे जुड़ाव इनके पुरखों का रहा है, उन्होंने वह पार्टी छोड़ दी। ये लोग उसूलों वाले लोग थे, ये लोग सिद्धांतों वाले लोग थे, ये लोग समझौता परस्त या किसी पार्टी के गुलाम नहीं थे कि दल के प्रति उनकी निष्ठा है। नहीं, इनके निष्ठा विचार के प्रति थी। पामा गांव में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और ये कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं। 1967 में मधेपुरा से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। सॉरी, 1 फरवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके लिए उन्होंने सतीश प्रसाद को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनवाया। उस समय बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। वे राम मनोहर लोहिया और श्रीमती गांधी की इच्छा के विरुद्ध बिहार में पहले पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, परंतु विधानसभा में बहुमत के बावजूद तत्कालीन राज्यपाल MAS अयंगार रांची जाकर बैठ गए और मंडल जी को शपथ दिलाने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि बीपी मंडल बिहार में किसी सदन के सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री रह चुके हैं, बिना सदस्य बने। परंतु बीपी मंडल ने राज्यपाल को चुनौती दी और इस परिस्थिति से निकलने के लिए तय किया कि सतीश बाबू एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर इस्तीफा देंगे, जिससे बीपी मंडल के मुख्यमंत्री बनने में आ रही अड़चन दूर हो जाए। तो इस तरह का एक षड्यंत्र, कौन कांग्रेस कौन भाजपा, जाति इतनी बड़ी चीज होती है कि विचारधारा दल के ऊपर जाकर के अपर कास्ट हेजमनी अपना काम करती है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच से कोई निकल कर इतनी बड़ी कुर्सी पर न चला जाए जिससे वो अपने देश, अपने समाज, अपने विचारधारा के लिए कुछ ठोस काम करते। एक और घटना बीपी मंडल के जीवन से जुड़ी हुई, इसीलिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति को केवल एक खांचे में देखा ना जाए, उस व्यक्ति को उसके पहले जाना जाए कि उस व्यक्ति की क्या क्या वैचारिक जमीन रही है। अगर यह वैचारिक जमीन न होती तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट वह नहीं बनती जिसे हम राष्ट्र निर्माण की मुकम्मल दस्तावेज के बतौर देख पाते। वह घटना क्या है? बरौनी रिफाइनरी में तेल का रिसाव हो गया, गंगा नदी में वह रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस सत्र में पंडित विनोदानंद झा विपक्ष में थे उन दिनों, और इन्होंने उस विधानसभा में यह बात कही कि एक शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग लगेगी ही। ध्यान से समझिए इस वाक्य को। विनोदानंद झा विधानसभा बिहार में यह वाक्य बोलते हैं कि अगर एक शूद्र मुख्यमंत्री बन गया है तो गंगा में तो आग लगनी ही लगनी है। इस प्रकरण का साक्ष्य बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। और तब इस बात का अंदाजा लगाइए। और मैं फिर से जिस ओबीसी समाज के लेकर के मैंने कुछ सवाल किए थे कि आपके घरों में रामचरितमानस, गीता, कुरान, गीता, वेद पुराण अगर हैं या नहीं भी हैं तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है क्या? फूले अम्बेडकर पेरियार हैं क्या? अगर ये होते तो आप यह सच जान पाते कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ओबीसी में थोड़ी कथित तौर पर ताकतवर कही जाने वाली जाति से आते थे, काबिल थे, सक्षम राजनेता थे, दार्शनिक विचारक थे, अपने दम पर मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनके लिए क्या कहा गया? यह अछूत जाति से नहीं आते थे,
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अछूत दलित नहीं थे, लेकिन इनके लिए भी कहा गया कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग तो लगेगी। और आज अन्य पिछड़े वर्ग के तमाम लोग खुद को छत्री कहते हैं, यादव छत्री, अहीर छत्री, लोधी छत्री, लोधी राजपूत, कुशवाहा छत्री कहते हैं, तमाम जातियां छत्री कह रहे हैं। वे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसका सारा लाभ उठाया, उन लोगों ने कभी आपको छत्री नहीं माना। उन्होंने आपको शूद्र कहा और कहा कि देखो शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग लगेगी। और इस बात का अंदाजा लगाइए कि यह कारवां जो आज हिंदुत्व के खिलाफ सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती पेश कर रहा है, वह दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाओं की एका का कारवां है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय का कारवां है। ये यूं ही यहां तक नहीं आया है। आप उसे अपने निजी स्वार्थ में, किसी दल की निष्ठा में, इस वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन को इस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आप शूद्र होते हुए खुद को शूद्र न मान करके अपने से नीची जाति से श्रेष्ठ मानते हैं खुद को, और इस बहुजन वैचारिकी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। 72 में विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 77 में जनता पार्टी के टिकट पर मधेपुरा लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं। 77 में जनता पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते लालू प्रसाद को कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह के विरोध के बावजूद छपरा से लोकसभा टिकट मंडल जी ने ही दिया है। ये एक चीज है जिसको हमें इतिहास को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। बीपी मंडल की वह भूमिका जिसको लेकर के यह बात लालू प्रसाद को टिकट देने की एक उम्मीद देखते थे। 1 जनवरी 1979 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी में समाजवादी वैचारिकी, बहुजन वैचारिकी और वामपंथी वैचारिकी का एक मेल दिखता है। कहने को तो उसमें दक्षिणपंथी वैचारिकी भी शामिल थे, लेकिन यह मेल जो नेतृत्व में था, जिसकी मंशा थी कि किसान, मजदूर, मजलूम, किसान को श्रमिकों के पक्ष में, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के पक्ष में कुछ नीतियां बनाई जाए, और उसके चलते मोरारजी देसाई ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को बुलाया और कहा, पता है मैं चाहता तो तुम्हें कैबिनेट मंत्री बना सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। मैं तुम्हारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूं, तुम्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना रहा हूं। यह किस्सा और वह इतिहास रचने का तुम्हारे पास मौका है जो इस भारत की तकदीर बदल कर रख देगा, तारीख बदल कर रख देगा। अब यहां ठहरिए और उस सवाल पर मेरे आइए कि जब संविधान बन रहा था तो एक बहस इस बात की है कि दलितों को आरक्षण दे दिया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने, और सबसे बड़ा नाम जिसको हमेशा याद रखना चाहिए, अक्सर उत्तर भारतीयता हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाती है कि हम दक्षिण भारत के तमाम दार्शनिकों, विचारकों, योद्धाओं को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, और पेरियार का दबाव, पेरियार का संघर्ष कि संविधान संशोधन पहला होता है और आर्टिकल 15(4) जोड़ा जाता है। उसके पहले अनुच्छेद 340 संविधान में आ चुका था, जिसमें यह निश्चित था कि कुछ वर्ग जो दलित और आदिवासी में नहीं आते हैं उनको किस तरह से चिन्हित किया जाए कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, और उनकी पहचान करने के लिए एक आयोग बनाया जाए और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो अंबेडकर और पेरियार की विरासत, ज्योतिबा फूले की विरासत, उन सब की विरासत का एक आयाम बना था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनती है। और 1-2 बातें बहुत संक्षेप में मैं आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में साझा करना चाहूंगा कि किस कदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए जो पूरी प्रक्रिया बनती है वो क्या बनती है और कैसे उसको लेकर के एक ऐसी चीज बहस के तौर पे आती है।
जो इस आजाद भारत का मुस्तकबिल बदलने को सक्षम थी। इस बहस की 2-3 बातें रिपोर्ट की मैं आपसे साझा कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं आप अपने घरों में कुछ देर के लिए अपने बच्चों के हाथों से रामचरितमानस, वेद पुराण, कुरान, गीता, बाइबल छीन लीजिए, इसलिए कि उनको आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट उनके हाथों में दीजिए, भारत का संविधान उनके हाथों में दीजिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की किताबें उनके हाथों में दीजिए, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ने दीजिए, उनको ईवी रामास्वामी पेरियार को पढ़ने दीजिए, ज्योतिबा फूले को पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए अपने बच्चों को, ताकि वो जान पाए कि आज वो जो यहां पहुंचे हैं उसमें किनकी भूमिका है। काका कालेलकर कमीशन बन चुका था, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसने अपनी ही अनुशंसा के खिलाफ निर्देश दिया सरकार को, और उस पिछड़ा वर्ग आयोग में यह निर्धारित किया गया था कि पिछड़ेपन का आधार आर्थिक होगा। मंडल कमीशन की सबसे खूबसूरत बात, विस्तार में इन्होंने जितना मेहनत किया कम वक्त में, इतना विस्तार में इन्होंने आंकड़े जुटाए कि पिछड़ेपन का आधार 29 जनवरी 1951 को पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना। 31 मार्च 1953 को उसने रिपोर्ट पेश की जिसे काका कालेलकर आयोग कहते हैं, जिसने 2399 जातियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर सूचीबद्ध किया, और इस आयोग के 11 में से 5 सदस्यों ने असहमति नोट लिखा कि जरूरतमंद लोग इस भीड़ में शायद ही लाभ पाएं, इसलिए उन्होंने इस परीक्षण में आर्थिक चीजों को वरीयता दी, और उसके बाद यह आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। मंडल कमीशन के पहले तमाम राज्यों में ओबीसी को लेकर के नौकरियों में आरक्षण मिल चुका था। 1885 में ग्रांट एंड एड कोड तैयार किया गया था और दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने ओबीसी के लिए समग्र योजना लागू की। आज की तारीख में 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधा मुहैया कराते हैं। 10 राज्य सरकारें पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के मुताबिक पिछड़े वर्ग के कल्याण में काम कर रही हैं, और कर्नाटक में सभी नौकरियों में ओबीसी के लिए 48% आरक्षण, SC ST के लिए 18% आरक्षण। मैं वो लिस्ट पढ़ना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है आपको जानना। आंध्र प्रदेश में आज ओबीसी के लिए 29% आरक्षण है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है इसलिए नहीं है। कर्नाटक में यह 40% आरक्षण आज भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो 14% ही रह गया। महाराष्ट्र में केवल 19% ओबीसी आरक्षण, पंजाब में केवल 12%, शैक्षणिक संस्थानों में केवल 5% आरक्षण, राजस्थान में 21% आरक्षण, हिमाचल प्रदेश में केवल 12% आरक्षण, बिहार में बीसी को 12%, BC 1 को 18% और ओबीसी महिला को 3% आरक्षण, असम में 27%, दिल्ली में 27%, छत्तीसगढ़ में मात्र 14% आरक्षण, तो जो अब बढ़ा है, ये पुरानी रिपोर्ट है, बढ़ा है। तमिलनाडु में 50% ओबीसी को आरक्षण, ये एक चीज है। और हम आज भी ये बात कहते हैं कि 27% से ऊपर नहीं हो सकता, आते हैं उस पर, तो बात पूरी करता हूं। काका कालेलकर कमीशन के बाद यह चुनौती थी कि मंडल कमीशन कैसे वह रिपोर्ट तैयार करे कि इसे कोर्ट में चुनौती मिले या राजनीतिक चुनौती मिले, तो उस चुनौती में यह हारे न, और यह उस चुनौती को कबूल करते हुए यह कहे कि कैसे हम इस चुनौती को कबूल करें और यह पेश करें कि न तो ये जुडिशरी में हारे, न तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति के सामने हार जाए। इसलिए इन्होंने इतने, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि इन्होंने क्या किया और कितना मेहनत करके इन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट में कैसे इन्होंने जितनी भी चीजें थी उसको जुटाया, और कैसे जुटाया। आर्टिकल 340 के तहत बनी, और इसने कितनी सभाएं की, कितना क्या किया, इसका एक डेटा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।
और वह डेटा ये है कि हर श्रेणी के लोगों के सामने इन्होंने सेमिनार करवाए, बैठकें करवाई, नेताओं से मिले, तमाम अलग अलग तबके से मिले, सैंपल जुटाए, हर जिले में 3 गांवों को जुटाया और ऐसे करके उन्होंने तमाम चीजें लागू की। और इस रिपोर्ट में बाकायदे अपने पहले बने हुए कमीशन की चीजों को भी रिकमेंड किया। और वो चीजें क्या थी? 1975 में श्री छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग जो गठन किया गया था, 77 में सिफारिशें दी थी, उसके सिफारिशों को भी जो इन्होंने वो किया। तमिलनाडु के केस का अध्ययन किया, दक्षिण भारत के राज्यों का अध्ययन किया। सामाजिक पिछड़ेपन के लिए जब ये शुरुआत की तो उन्होंने 84 जिला मुख्यालयों, 37 गांवों का दौरा किया, 171 और अनौपचारिक बैठकें की और 2638 तरह के प्रतिनिधि मंडल से मिले। और इन सब से जो सैंपल जुटाया, सैंपल साइज बहुत बड़ा था, चार्ट बहुत बड़ा था, जिसमें इसने तय कर दिया था कि पिछड़ेपन का आधार जाति है। और जिसके चलते इंदिरा साहनी जजमेंट में लाख मेहनत करने के बावजूद कोर्ट को यह कबूल करना पड़ा कि पिछड़ेपन का आधार जाति है, इसलिए जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। यह इस रिपोर्ट की सबसे खूबसूरत बात। और आखिर में अनुशंसाएं, आर्टिकल चैप्टर 13 का 22वां बिंदु। और तब ये बार बार कहते हैं कि हिंदू समाज, एक वाक्य पढ़ता हूं, हिंदू समाज हमेशा से आरक्षण की बहुत सख्त व्यवस्था चलाता रहा है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है। आरक्षण की यह व्यवस्था जाति के माध्यम से अंगीकार की गई। यानी हम कहते हैं कि आरक्षण केवल दलित पिछड़े आदिवासियों को मिला, नहीं, आरक्षण तो सदियों से चला आ रहा था। उच्च वर्ण, कथित तौर पे ऊंची जातियों का, जिन्हें उन्होंने अपने को ऊंचा जाति कह लिया, इन्हें नीची जाति कहते हैं, वो इनका आरक्षण पहले से चला आ रहा था। आरक्षण की यह व्यवस्था जाति के माध्यम से अंगीकार की गई। एकलव्य को अपना अंगूठा और शंभू को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उन्होंने दूसरी जातियों का काम करने की कोशिश की। यह है आरक्षण। तो आरक्षण के लिए इन्होंने क्या कहा? हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी जातियों की कुल तादाद 52% है। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% पद आरक्षित होने चाहिए। जो भी सामाजिक न्याय की बात करता है उससे यह सवाल पूछिए, आपकी सरकारें रही तो आपने यह कदम क्यों नहीं उठाया? आप अगर सरकार में आने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप यह बात क्यों नहीं बोलते? आपको हिम्मत नहीं करती क्या? डर गए हैं क्या? तो फिर इस विचार के साथ अन्याय क्यों? क्या लिख रहा है मंडल कमीशन? अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत आरक्षण की कुल व्यवस्था 50% से नीचे होनी चाहिए। ये कोर्ट ने कह दिया, उच्चतम न्यायालय ने। कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए आयोग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है। यद्यपि अन्य पिछड़े वर्ग की असल आबादी इस आंकड़े के करीब दोगुनी है, जिन्हें उनका पूरा हक मिलना चाहिए। आज के सांप्रदायिक हिंदुत्व की सबसे बड़ी काट है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इसीलिए जो लोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के समय 7 अगस्त 1990 के बाद 25 अगस्त 1990 को आपात बैठक बुलाते हैं। हालांकि मंदिर के लिए वो बहुत दिनों से प्रयासरत थे। 1984 से ही विश्व हिंदू परिषद, 1989 में कांग्रेस, तमाम लोग मंदिर के कमंडल की यात्रा शुरू करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, पूरे कमंडल की वैचारिकी के सामने यह चीज सबसे महत्वपूर्ण आई कि वो लोग यह बात नहीं मान पा रहे थे कि मंडल का विरोध करें तो कैसे करें। इसलिए बिना मंडल का विरोध किए उन्होंने कमंडल की यात्रा शुरू कर दी। जबकि विरोध करना था मंडल का, कमंडल की यात्रा 3 दशक बाद आज जीतती हुई नजर आ रही। वो आपकी छाती पर चढ़कर आपके लोगों को भटका चुके हैं। ये 52% लोग इन सवालों पर क्यों नहीं जाते? और जो सवाल मैंने पूछा था, 40 अनुशंसाएं हैं मंडल कमीशन के रिपोर्ट में। यह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का विजन देखिए। प्रमोशन, उपरोक्त आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटे में भी लागू होना चाहिए। अध्याय 13 का बिंदु 13 सब टाइटल पॉइंट नंबर 2, प्रमोशन में आरक्षण। कहां है आप? हिंदू बने फिर रहे हैं, हिंदुत्व को कंधे पे उठा रहे। हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में तो आप हैं, आपको पता नहीं। प्रमोशन में आरक्षण कहीं नहीं। उसके बाद क्या किया?
प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, रोस्टर व्यवस्था बनाई जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाएगा। 97 to 98% जॉब आज के डेट में प्राइवेट है, निजी क्षेत्र में है, जहां आपके लोग नहीं हैं। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मंदिर वहीं बनाओ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट। शैक्षणिक सुधार, शिक्षा में आमूल चूल परिवार बदलाव करने के लिए। उसके पहले उन्होंने कहा क्या, सरकार से किसी भी तरह की वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तरीके से करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। जैसे प्राइवेट कहा जाता है, अगर वो 1 रुपए भी सरकारी अनुदान पाता है तो कोई भी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर नहीं है, निजी क्षेत्र नहीं है। अगर उसने जमीन में लाभ लिया, बिजली का बिल माफ हुआ, टैक्स माफ हुआ, सरकार ने एक रत्ती भर भी अगर उसके साथ मदद की है तो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, वह सब सरकारी है। तो यह कॉन्सेप्ट ही आपको समझा दिया गया। और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं। आपने इसके लिए कोई आंदोलन किया क्या? आपने अपने बच्चों को यह तालीम दी क्या कि अपने हक हुकूक के को जानो और सजग रहो? शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, पिछड़े वर्ग की जरूरत के मुताबिक यह बदलाव बहुत कम है। शैक्षणिक सुधार पर विचार करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस मौजूदा ढांचे को से आपत्ति दर्ज करते हैं और कहते हैं कि हॉस्टल, हर जिले में सरकारी हॉस्टल बनेगा पिछड़े वर्ग के लिए, हर जिले में कोचिंग सेंटर चलेगा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलेंगे, सरकारी आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, हर जिले में स्कूल जाने की प्रेरणा और कल्चरल कैपिटल की बात की गई है कि कल्चरल कैपिटल यहाँ के पिछड़े वर्ग के माँ पिता के पास नहीं है, उनके परिवार वालों के पास नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ने भेज पाते। आज तो आप उसी कल्चरल कैपिटल के न होने की वजह से अपने बच्चे को कांवड़ झुला रहे हैं, अपने बच्चे को मंदिर बनवाने के लिए, दंगे के लिए भेज रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाए, आप अपने बच्चों को नौकरी के लिए नहीं लड़वा पाए। ये है आपका सवाल। इन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची शिक्षा के पूरे आमूलचूल बदलाव होना चाहिए, सिलेबस बदलना चाहिए, वैज्ञानिक तकनीक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मौका दिया जाए, और इतना उनको विशेष कोचिंग की सुविधा देनी चाहिए और फॉलो अप कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने कितना पिछड़े वर्ग के लिए इतना इन्वेस्ट किया तो उसका आउटपुट कितना मिला। आपको ये आपने कभी कबूल ही नहीं किया, ये आपने माना ही नहीं कि इसके लिए क्या आपने किया। वित्तीय सहायता, पुश्तैनी कामों के बर्बाद होने का जिक्र इसमें है। छोटे उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योगों के बर्बाद होने के चलते पिछड़े वर्ग के लुहार, नाई, बनिया, धोबी, मल्ला, तेली, कुम्हार, बढ़ई, मोची, तमाम जातियां, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, अहिर जातियां, किसान जातियां, इनके पुश्तैनी पेशे न उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के आने के चलते बर्बाद हो गए। इसकी चिंता इसमें है कि वित्तीय निगमों की स्थापना की जाएगी, पेशेगत समूहों की सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। यह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का विजन। और इन्होंने कहा कि आर्थिक क्रांति लानी होगी, तब इस देश का समग्र विकास किया जा सकता है। आपके लिए तो आर्थिक सवाल कोई सवाल ही नहीं है। ढांचागत बदलाव के लिए उन्होंने कहा सरकारी रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के साथ सभी संभव वित्तीय सहायता तब तक सिर्फ दर्द घटाने वाली औषधि साबित होगी जब तक कि पिछड़ेपन की समस्या जड़ से न खत्म की जाए। बड़े पैमाने पर छोटे भूमि धारक, जोतधार, कृषि श्रमिक, गांव में काम चलाऊ कारीगर, अकुशल श्रमिक, इन सबको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आते हैं। सामाजिक परंपराओं के अलावा साधन संपन्न उच्च कृषकों की प्रभुता की वजह से, मुख्य रूप से कर्ज, जमीन का छोटा टुकड़ा होने की वजह से ये अनौपचारिक रूप से बंधक बनाए हुए तबके हैं। और जब तक भूमि सुधार नहीं होगा, जब तक छोटे किसानों मजदूरों के प्रभुत्व को बराबरी का सामाजिक राजनीतिक संतुलन नहीं बनेगा, इस देश का विकास नहीं हो सकता। यह है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बने मंडल कमीशन का उन्वान, लैंड रिफॉर्म। आप जमीनें कितनी है आपके पास तो आंकड़े ही नहीं है। उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार का सवाल उठाता है मंडल कमीशन। 13वें अध्याय की 33वीं बात कि आपके उत्पादन के संसाधनों पर एकाधिकार तो उन जातियों का है, आपकी जातियां ही नहीं है। ना आप उत्पादन के संसाधनों पे हैं, न सृजन के संसाधनों पर हैं, न सेवा के संसाधनों पर हैं।
आप कहां हैं हिंदू धर्म को बचाने की जिम्मेदारी पर? भूमि सुधार पर बहुत जोर दिया है इन्होंने। उत्पादन संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं। मछुआरा, बंजारा, बांसफोड़, खाटवार जैसे लोगों के पेशों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जाए, ऐसे मंत्रालय बनाए जाएं जो उन पेशों की बर्बाद होने से रोकें, केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाए और 20 साल तक यह योजना लागू हो जाए और उसके बाद समीक्षा की जाए। एक पीढ़ी के इस चक्र से सामाजिक जागरूकता आएगी और यह पीढ़ीगत प्रगति होगी। एक पीढ़ी अगर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने से बदलेगी तो वो अपनी अगली पीढ़ी के ढांचागत बदलाव को ला सकेगी। कम अवधि में अगर कोई समीक्षा मनमानी की गई तो इन सिफारिशों का कोई असर नहीं पड़ेगा और ये सिफारिशें कूड़ा बन जाएंगी। और आज जो 3743 जातियां 3743 ओबीसी जातियां जिनकी आबादी 52% है और जिनमें इस तरह की चीजों को लागू करना था वो लागू नहीं हो पाई। और आज हम वहां खड़े हैं कि मंडल के खिलाफ आई जो विचारधारा थी कमंडल की, वह विचारधारा किस तरह से हावी हो गई और हमारे राजनीतिक नेताओं, हमारे बौद्धिक चिंतकों, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं, इन सब ने सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को कमजोर किया और हम फेल हो रहे हैं। इस बात को कबूल करना हो। हम जातियों के घेटों में जा रहे हैं कि यादव, कुर्मी, कोयरी अलग घेटों बना लिए। यादवों को लगता है कि हम तो सबसे बड़े कृषक जातियां हैं, हमें इन नीची जातियों से कैसे एक करोगे। और उसके बाद अति पिछड़ा जातियां हैं, उनको लगता है कि इनका हक हुकूक इन्होंने मारा है। सबके अपने तर्क हैं, मैं किसी के तर्क को कमजोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब मारे जाएंगे अगर बड़ी ताकतवर कही जाने वाली जातियां जिनकी संख्या ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर आपने इस रेस में थोड़ा ज्यादा लाभ किसी भी तरह का उठाया है, आप अगर सक्षम है लाठी खाने में, आप सक्षम है 85% जनता को एकजुट करने, 52 से 55% ओबीसी को एकजुट करने में, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप जिम्मेदारी उठाइए, थोड़ा कष्ट उठाइए, अपने सभी जातियों को एकजुट करिए और सबको मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर एकजुट। ये है राष्ट्र के निर्माण की सबसे मुकम्मल दस्तावेज है। यही कमंडल की काट है, सूत्र वाक्य है यह, इसको कबूल करना चाहिए हमें। कमंडल की काट अगर कोई है तो वो मंडल है और इस मंडल की अनुशंसाओं को अब हमें दलित और आदिवासी तबके, पसमानदा तबके तक ले जाना होगा। दलितों में लैंड रिफॉर्म का सवाल उठाना होगा, दलितों में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाने की बात करनी होगी, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की बात करनी होगी। यानी मंडल कमीशन केवल ओबीसी के लिए हो ऐसा नहीं है। मंडल कमीशन का जो विजन है, मंडल कमीशन का जो दृष्टिकोण है, मंडल कमीशन ने राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया रखी है, लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, कल्चरल कैपिटल रिफॉर्म, उत्पादन के संबंधों में तालमेल का नई व्याख्या, इन सब से तो यह देश बदल जाएगा, खूबसूरत देश बनेगा। लेकिन हम मंडल को भूल करके कमंडल में लगे हुए हैं, इसीलिए सांप्रदायिकता में हमारे बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आपके सामने विकल्प है, आइए एक बार नई शुरुआत करें, एक बार शुरुआत करें, वह उस नारे को याद करें, सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। विचार है हमारे पास, नायक है हमारे पास, दृष्टिकोण है हमारे पास, जमीन है संघर्षों की। हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है, इस देश की एक एक ईंट में उनके खून पसीने शामिल हैं। हमारा बनाया हुआ देश है, तो असली राष्ट्रभक्ति तो हमारी है। इस राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर को याद करें। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा शहीद हुए जिस ख्वाब के लिए कि 100 में 90 शोषित हैं। तो आइए ओबीसी जनता एक बार एकजुट हो जाओ और तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पास संख्या है, आपके पास संसाधन है, जितना भी हो सकते हैं उतना है, संघर्ष के लिए उतना बहुत है। कमंडल में सबसे बड़ी चोट, कमंडल के ताबूत में आखिरी कील अगर कोई ठोक सकता है तो वो मंडल है।
तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने एक लौ जलाई है। उस लौ के विस्तार को देखो। सामाजिक न्याय की लड़ाई को केवल आरक्षण की लड़ाई मत बनाओ। आरक्षण का भी सवाल है, लेकिन आरक्षण से आगे का राष्ट्र के निर्माण के पूरे मुकम्मल सवाल का नाम है सामाजिक न्याय। उसका नाम है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। तो मुझे इतनी ही बातें कहनी थी। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के कोई सवाल हो तो उन पे हम लोग बात कर लें, वरना आज की मेरी बातचीत लगभग पूरी हुई। जितना मैं देख पा रहा हूँ तमाम साथियों ने, जब हम लोग पुश्तैनी कारोबार की बात करेंगे तो एक तरह से जाति व्यवस्था को बनाए रखना हुआ। अच्छा सवाल है अभिषेक आनंद जी, लेकिन मेरा कहना यह है कि यह आर्थिक नजरिए से देखा जा रहा है। अगर एक पुश्तैनी पेशा बर्बाद हुआ तो या तो एक डोम के बच्चे को, एक मल्लाह के बच्चे को, एक तेली के बच्चे को, एक कुशवाहा के घर के बच्चे को, एक निषाद, एक पासी, एक मोची के घर के बच्चे को, अगर आप चाहते हैं कि वह उबर जाए, वह जाति व्यवस्था के खिलाफ जाए, और बेशक ये होना चाहिए कि वो अपना ही पुश्तैनी पेशा क्यों करे, तो इसके लिए सबसे आदर्श स्थिति क्या होगी कि उसे अच्छी शिक्षा मिले और उसके बाद अच्छा रोजगार मिले। यही बात कही जा रही। जब तक उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तब तक उसका पेशा तो बचे कि वो अपने हुनर से उस पेशे की काबिलियत से आर्थिक संसाधन जुटा पाए। ये मेरा कहना है। और अगर वह अपने पेशे को बचा करके आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा, वो तुरंत अपनी अगली पीढ़ी को स्कूल भेजेगा और उसका बच्चा स्कूल में जाएगा, अच्छी तालीम पाएगा और इस देश में आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट, प्रोफेसर बनेगा, और तब ये चीजें बदलेंगी। तो मैं जब कह रहा हूं पुश्तैनी पेशों को बचाने की, तो उसका मतलब मैं जाति को बचाने का सवाल नहीं है। मेरा इसका जवाब यह है कि पुश्तैनी पेशे उनके आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है, क्योंकि एक तरफ उन पुश्तैनी पेशों को बर्बाद कर दिया गया और अल्टरनेट कुछ नहीं दिया गया, विकल्प कुछ नहीं उनके पास। तो वो जो कामगार हाथ है वो बेरोजगार हो गए और इसलिए उनका सबसे ज्यादा विनाश हो रहा है। तो उन लोगों को ये नव उदारवादी पूंजीवाद सबसे ज्यादा खत्म कर रहा है, और नए पेशों में वो आ नहीं पा रहे हैं, वो शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, वो अपने लोगों को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और राज्य अपनी भूमिका कम कर रहा है। जिम्मेदारी तो ये राज्य की है कि एक गरीब कमजोर किसान, मजलूम, मल्लाह के और मोची के बच्चे, नाई के बच्चे, निषाद के बच्चे, तेली के बच्चे, जेब में 1 रुपया नहीं है, फिर भी उनकी स्कूल, आपके स्कूल के दरवाजे उनके दरवाजे तक जाएं, अच्छी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिले। नहीं कर रहा है राज्य। तो जो सिस्टम है उसमें हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन चीजों को हमें समझना है, ताकि हमारी पीढ़ियां शिक्षा के जरिए, रोजगार के जरिए उन पेशों से निकल करके इस देश को चलाने की भूमिका में। और अगर नहीं होगा तो मैं जिस आरटीआई का बार बार जिक्र करता हूं, उस आरटीआई का लिफाफा मैं अपने सामने रखता हूं। हायर एजुकेशन में हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, और उसके बावजूद मैं आज जब देख पाता हूं कि 94% आदिवासियों के पद प्रोफेसर के खाली हैं, 90% से ज्यादा दलितों के पद प्रोफेसर में खाली हैं, और 96% से ज्यादा ओबीसी के पद प्रोफेसर में खाली हैं। 1000 के करीब प्रोफेसर सवर्ण हैं, 9 प्रोफेसर ओबीसी हैं। तो आप रामचरितमानस पढ़ते रह गए, आप गीता, वेद पुराण पढ़ते रह गए, आपने मंडल को छोड़ दिया। आपके प्रोफेसर कितने हैं? आपके जज कितने हैं? आपके ब्यूरोक्रेट कितने हैं? सभी ओबीसी जातियों में। मैं तो यादव, कुर्मी, कोयरी को ये चुनौती देता हूं, जो ताकतवर कही जाती हैं, जो अपने को सवर्ण मानने पर राजपूत मान रहे हैं। कितने मौर्य, कुशवाहा, यादव, पटेल हैं जो ब्यूरोक्रेट में सचिव, कैबिनेट सचिव हैं? कितने जज हैं? कितने टॉप क्लास के वकील हैं? कितने उद्योगपति हैं? कितने प्रोफेसर हैं? आप कहीं नहीं हो। आपने झूठा भ्रम पाल लिया कि आप क्षत्रिय हो, आप सवर्ण हो। वर्ण व्यवस्था को छोड़िए, मैं बार बार कह रहा हूं। इन सारी कामगार कमेरा जातियों को, श्रमशील जातियों को एक करिए। पिछड़ा होने का सबका एक आधार है मंडल। एक मंडल कमीशन पूरे 52 से 55% ओबीसी को एकजुट करने में सक्षम है। यह आपकी गीता, बाइबल, कुरान है।
ये आपका रामचरितमानस है। चलिए घर घर मंडल कमीशन की रिपोर्ट ले चलें, चलिए घर घर बीपी मंडल को ले चलें और फिर से वो नारा दें, सब फूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल हमारा हो। इस बातचीत का मतलब तभी निकलेगा साथियों जब हम कुछ नई दिशा में सोचें, अपने युवाओं को बचाएं, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को रोकें कि कहां आप हिंदुत्व की झोंक में अपने घर के बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे। आपका हक हुकूक इसका नहीं है। आइए सामाजिक न्याय की वैचारिकी पर आइए एक नई शुरुआत करते हैं, आइए एक नई आवाज उठाते हैं, आइए मंडल पार्ट 2 शुरू करते हैं, आइए सारी जातियों को एकजुट करते हैं। बड़े जो ताकतवर जातियां हैं, कथित तौर पर ताकतवर हैं, वो थोड़ा अपने को झुकाएं और अपने से नीचे जो रह गए उन भाइयों के हाथों को पकड़े और उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर ऊपर करें। उन तेली, कुम्हार, नाई, निषाद, तमाम जातियां, मल्लाह जातियां, वो आपका इंतजार कर रही हैं। उनके घरों के बच्चे हिंदू नहीं बनना चाहते। चलिए एक हो जाएं, चलिए अपनी गलतियों को मानें, चलिए अपनी कमियों को स्वीकार करें और एकजुट होकर के 52 से 55% आबादी है। आधा हिंदुस्तान, आधा भारत हमारा है। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों, आधा भारत हो आप। 30% वोट से एक व्यक्ति पूरे देश पर राज कर रहा है और जो चाह रहा है आरक्षण को तहस नहस कर रहा है, सेकुलरिज्म को तहस नहस कर रहा है, संविधान को तहस नहस कर रहा है, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का तहस नहस कर रहा है, आपके हक हुकूक छीन रहा है। आप तो आधी आबादी हो इस देश के। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपका धार्मिक ग्रंथ है, अगर आप धर्म की भाषा में समझते हो तो। इसकी पूजा करो। पूजा किस अर्थ में? पढ़ाई करो, लड़ाई करो। हमारी पूजा ही, हम कर्म की साधना वाले लोग हैं, हम कमेरा लोग हैं, हम श्रमशील लोग हैं, हम परजीवी नहीं, हम श्रमजीवी लोग हैं। आइए इस भाषा में किसान, मजदूर और इन सारी जातियों को एकजुट करें। आधा भारत हम हैं। जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन बीपी मंडल की कमीशन की रिपोर्ट को घर घर पर्चे की तरह बांटे कि प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं होता, वो जिसमें भी सरकार का 1 रुपया लगा वह हमारा सेक्टर है। हमें हर जगह अपनी नुमाइंदगी चाहिए। सन सोपाने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। चलो पिछड़े लोगों, हर एक चीज में 100 में 60 मांगो और हर जाति के लोगों, अति पिछड़ा जाति के लोगों को थोड़ा आगे करके हमें कंधे पर रखना है। मैं यादव हूं और मैं इस बात को पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि यादव लोगों को पीछे से संगठन मजबूत करना चाहिए, एका बनाने में मजबूत करना चाहिए, ताकत से खड़े होना चाहिए और मंच पर बिठाइए एक मल्लाह को, एक नाई को, एक कुम्हार को, एक मोची को, एक निषाद को, एक छोटी जाति के लोगों को, और तब एक एका बनेगी। भरोसा जीतने का वक्त है ना साथियों। हमने भरोसा खोया है अपने ही लोगों के बीच, इसलिए हमारे खोए हुए भरोसे के चलते लोग हमारे विरोधियों के साथ खड़े हैं। वो हमारे लोग हैं। भटके हुए लोगों को एक करने के लिए किताबें हमारा अस्त्र बनेंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज बीपी मंडल की जयंती के दिन ये शपथ लेते हैं कि पूरे उत्तर भारत में एक मिशन चलाएंगे, क्रांति ले आएंगे। वह क्रांति जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, वह क्रांति जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के ख्वाबों में है, वह क्रांति जो लोहिया और कांशी राम की क्रांति थी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा की क्रांति थी, वह क्रांति जो फूले अम्बेडकर पेरियार की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान।